जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हम बात कर रहे हैं जे फंडार की, और जे फंडार में भी हम चौथे अध्याय की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सरकारी धन की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं उसका कोषागार में भुगतान। नियम संख्या 42 से 60 तक का इसमें सफर रहेगा। और इस अध्याय में हम बात करेंगे नियम संख्या 49 से लेकर आगे वाले जो भी नियम जितने अपने से हो पाएंगे उतने कर लेंगे। बाकी नियम संख्या 42 से लेकर 48 तक हमने कंप्लीट पूरे पढ़ लिए, जिसमें मैंने आपको एक एक नियम को डिटेल में पढ़ाने का प्रयास किया। तो साथियों, ये क्लास जो है ये नियम संख्या 49 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और संभवतः ये नियम संख्या 52 तक हम इसको करने वाले हैं, और इसके बाद में फिर एक क्लास और लगाएंगे इसकी, और अध्याय संख्या 4 जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। देखो, सिलेक्शन लेना है तो मन से तैयारी करनी पड़ेगी, और इस कड़ी के बीच मैं आपके साथ बना रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो साथियों, अध्याय संख्या जो चौथा है उसका नाम है सरकारी धन की प्राप्ति। ठीक है, सरकारी धन की प्राप्ति यानी कि सरकारी जो पैसा होता है, धन होता है, उसकी प्राप्ति किस प्रकार की जाएगी। सरकारी धन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। उसकी अभिरक्षा के कौन कौन से नियम है, कैसे कैसे सरकारी धन की अभिरक्षा कौन करेगा, यानी कि सिक्योरिटी कौन करेगा, वो भी मैंने पढ़ लिया। अब बात आती है अंत में कोषागार में भुगतान। देखो, सरकारी जो धन होता है उसको या तो आप कोषागार में जमा कराओगे या फिर बैंक में या फिर कार्यालय के अंदर। तो इस प्रकार हमने ये थोड़ी थोड़ी प्रोसेस पढ़ ली नियमों के अंदर। सरकारी धन की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं उसका कोषागार में भुगतान, ये एक तरह से एक साइकिल होता है कि सबसे पहले हमारे पास पैसा आएगा, यानी कि सरकारी धन की प्राप्ति हो गई। अब पैसा प्राप्त हो गया तो उसकी अभिरक्षा करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, और उसके बाद में जैसे हम उस पैसे को या तो किसी कार्यालय में जमा करवाएंगे या फिर किसी ट्रेजरी के अंदर। अंत में वैसे तो पैसा जो होता है वो ट्रेजरी के अंदर जमा होता है, और ट्रेजरी में जाने के बाद में फिर वो कोई दिक्कत नहीं रहती, वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहता है, और सारा सरकारी जो पैसा होता है वो ट्रेजरी के अंदर यानी कि कोषागार के अंदर ही जमा रहता है। तो गाइज, इसमें नियम संख्या 49 से हम बात करेंगे। नियम संख्या 49 का नाम है गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाए। नियम संख्या 49 ये बोलता है कि जो भी गैर सरकारी राशि होती है उसको सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि गैर सरकारी राशि कौन सी होती है। देखिए, गैर सरकारी राशि जो सरकारी राशि के अलावा कोई भी प्रकार की राशि हो वो गैर सरकारी राशि होती है। सरकारी राशि क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया कि सरकारी राशि में गैर सरकारी राशि को नहीं मिलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 500 रुपया गैर सरकारी राशि से आ गया और 1000 रुपया सरकारी राशि से आ गया तो दोनों को मिलाकर 1500 रुपये कर दिया और कहीं ट्रेजरी में जमा करा दिया। नहीं, गैर सरकारी राशि को तो अलग जगह रखा जाएगा, जबकि सरकारी राशि को अलग जगह रखा जाएगा। इसकी हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रपत्रों में इनकी एंट्री की जाएगी, वो हम बात कर लेंगे। सरकारी राशि का लेन देन करने वाला कर्मचारी विशेष अनुमति के बिना पद पर रहते हुए गैर सरकारी राशि का लेन देन नहीं करेगा। देखिए, जो भी कर्मचारी है जो सरकारी राशि का लेन देन कर रहा है, ठीक है, तो वो विशेष अनुमति के बिना यानी कि अनुमति के बिना तो वो गैर सरकारी राशि का लेन देन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको काम क्या दिया गया है, उसको काम दिया गया है सरकारी राशि का लेन देन करने का। किसी कर्मचारी को बोल दिया कि आप सरकारी राशि का ध्यान रखेंगे, उसका लेन देन आप करेंगे कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, सारा लेन देन आप करेंगे, तो वो कर्मचारी फिर गैर सरकारी राशि का लेन देन नहीं करेगा। अगर अनुमति मिल जाए ना विशेष परिस्थितियों में तो वो कर सकता है, लेकिन वह पहली बात तो ऐसा करेगा ही नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। विशेष अनुमति मिलने पर, ये देखो वही वाली बात आ गई, विशेष अनुमति मिलने पर पद पर रहते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी राशि को पूर्णतः पृथक रखेगा। देखो, विशेष अनुमति मिलने पर पद पर रहते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी राशि को पूर्णतः पृथक रखेगा, यानी कि उसको विशेष अनुमति जब तक ना मिले वो दोनों को अलग अलग रखेगा। और विशेष अनुमति मिल जाए कि हाँ, उसको ऊपर से आदेश मिल जाए कि ठीक है आप दोनों को एक जगह रख सकते हो, तो ही वो कर्मचारी दोनों राशियों को एक जगह रख सकता है। साथ सरकारी तथा गैर सरकारी राशि का लेखा भी पृथक संधारित करेगा। ये थोड़ा इसको काट देते हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी राशि का लेखा भी पृथक संधारित करेगा। जो कर्मचारी होता है, जो सरकारी कर्मचारी होता है, वो सरकारी राशि तथा गैर सरकारी राशि का जो लेखा होता है, जो रिकॉर्ड रखा जाएगा, वो भी अलग अलग रखा जाएगा। उसकी हम आगे और बात कर लेंगे कि इनकी जो एंट्री होती है, जो लेखा होता है गैर सरकारी राशि का और सरकारी राशि का, कौन कौन से प्रपत्र में किया जाएगा, वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो साथियों, मैंने आपको बता दिया नियम संख्या 49 कि इसकी हेडलाइन क्या है, नियम संख्या 49, और इसमें जो ये अंदर का जो विवरण दे रखा है वो उसमें क्या समझाना चाहता है, ये मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आई होगी।
नियम संख्या 50 की हम बात करें तो इसका नाम है गैर सरकारी राशि का लेन देन, यानी कि जो गैर सरकारी राशि होती है उसका लेन देन की प्रोसेस क्या रहने वाली उसके बारे में बात करेंगे। सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने पद पर रहते हुए यदि कोई गैर सरकारी राशि प्राप्त करता है तो वह उस राशि को लोक लेखे यानी कि पब्लिक अकाउंट में जमा कराएगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी है, जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए और आप सरकारी राशि का लेन देन कर रहे हैं, और इस दौरान क्या हुआ कि गैर सरकारी राशि अगर आपको प्राप्त हो गई है तो आप उसको क्या करोगे, लोक लेखे यानी कि पब्लिक अकाउंट उसके अंदर आप जमा कराओगे। ये नियम संख्या 50 में दे रखा है। गैर सरकारी राशि का लेन देन निम्नानुसार किया जाना चाहिए। गैर सरकारी जो राशि होती है उसका लेन देन किस प्रकार किया जाना चाहिए वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें बता रखा है कि गैर सरकारी राशि के लेन देन का कार्य करने वाले कर्मचारी को एचओडी के माध्यम से टीओ की अनुमति प्राप्त कर कोषागार में व्यक्तिगत जमा खाता यानी कि पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट, जिसको पीडी अकाउंट भी बोलते हैं, खोलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो गैर सरकारी राशि होती है उसका लेन देन करने वाला जो कर्मचारी होगा ना, वो क्या करेगा, वो एक अकाउंट खुलवाएगा। गैर सरकारी राशि का जो लेन देन करेगा कर्मचारी, वो खुलवाएगा एक अकाउंट जिसका नाम है व्यक्तिगत जमा खाता यानी कि पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट यानी कि पीडी अकाउंट भी इसको बोलते हैं। अब ये कहाँ खुलवाएगा, ये खुलवाएगा कोषागार में। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। पीडी अकाउंट कोषागार में खुलवाएगा। कौन खुलवाएगा, गैर सरकारी राशि का लेन देन करने वाला कर्मचारी। किस प्रकार खुलवाएगा, एचओडी के माध्यम से, एचओडी के माध्यम से खुलवाएगा, लेकिन टीओ की अनुमति जरूरी है। ये समझा दिया मैंने आपको कि गैर सरकारी राशि का लेन देन करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको कौन सा खाता कहाँ खुलवाना पड़ेगा, किसके माध्यम से और किसकी अनुमति से खुलवाना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि हम पढ़ ये रहे हैं कि गैर सरकारी राशि का लेन देन किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो लेन देन की हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले गैर सरकारी राशि के लिए क्या करेंगे, हम पीडी अकाउंट खुलवाएंगे। कहाँ खुलवाएंगे, कोषागार में। और किसके माध्यम से खुलवाएंगे, एचओडी के माध्यम से। एचओडी का मतलब होता है विभागाध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और टीओ का मतलब होता है ट्रेजरी ऑफिसर यानी कि कोषाधिकारी। तो कोषाधिकारी की अनुमति से कौन खुलवाएगा, गैर सरकारी राशि का लेन देन करने वाला कर्मचारी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो भी कर्मचारी, जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो आपने क्या किया कि आप एक पीडी अकाउंट खुलवाओगे, क्योंकि आप क्या करोगे, गैर सरकारी राशि का लेन देन करोगे, आपको अनुमति मिल गई है। अब आप क्या करोगे, एक पीडी अकाउंट खुलवाओगे। कहाँ खुलवाओगे, कोषागार में। ये देखो, ये मैंने बता रखा, कोषागार में पीडी अकाउंट यानी कि पर्सनल डिपॉजिट यानी कि व्यक्तिगत जमा खाता आप खुलवाओगे, लेकिन किसके माध्यम से, एचओडी के माध्यम से। और अनुमति किसकी चाहिए, टीओ की। टीओ का मतलब होता है ट्रेजरी ऑफिसर यानी कि कोषाधिकारी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। गैर सरकारी राशि का लेन देन किस प्रकार से करना चाहिए उसका हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। इसमें बता रखा है कि सभी प्रकार की गैर सरकारी राशि को प्राप्त करने के बाद कोषागार में खोले गए पीडी अकाउंट में जमा करा देना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गैर सरकारी राशि का लेन देन करने के लिए कोषागार में हम पीडी अकाउंट खोलते हैं, और यदि अगर गैर सरकारी राशि किसी कर्मचारी को प्राप्त होती है तो वो क्या करेगा, कोषागार में खोले गए पीडी अकाउंट में उसको जमा करा देगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें बता रखा कि इस गैर सरकारी राशि का लेखा सरकारी राशि से पृथक किया जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो हम बार बार शुरू से पढ़ ही रहे हैं कि गैर सरकारी राशि का लेखा सरकारी राशि के साथ नहीं किया जाएगा, दोनों का पृथक पृथक लेखा किया जाएगा और दोनों राशियों को अलग अलग रखा जाएगा। गैर सरकारी राशि का लेखा प्रपत्र GA 50 में पृथक से रोकड़ पुस्तिका खोली जाएगी। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान देने वाली बात यही है, राशि कौन सी, गैर सरकारी राशि। मैं गैर सरकारी राशि की बात कर रहा हूँ। इसका जो लेखा होता है, जो रिकॉर्ड रहेगा, इसकी जो अकाउंटिंग होगी वो प्रपत्र GA 51 में हम क्या करेंगे, एक अलग से रोकड़ पुस्तिका यानी कि केस बुक ओपन करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि गैर सरकारी राशि का हम रिकॉर्ड रखेंगे, यानी कि उसका लेखा रोकड़ पुस्तिका में करेंगे, लेकिन वो रोकड़ पुस्तिका प्रपत्र GA 50 के द्वारा खोली जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना, गैर सरकारी राशि के लिए प्रपत्र GA 50 में अलग से रोकड़ पुस्तिका खोली जाएगी। डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाले चेक मनी ऑर्डर्स की एंट्री सर्वप्रथम GA 51 में संधारित रजिस्टर में की जाएगी। देखिए, जो डाक के माध्यम से जो हमारे को गैर सरकारी राशि प्राप्त होती है, डाक के माध्यम से कैसे, या तो चेक्स हैं या फिर मनी ऑर्डर्स हैं, तो इनकी एंट्री सबसे पहले हम कहाँ करेंगे, GA 51 के अंदर करेंगे। GA 51 में हम सिर्फ ये करेंगे कि हाँ, गैर सरकारी राशि के लिए हमारे को चेक मिल गया, मनी ऑर्डर मिल गया, उसकी राशि मिली या नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले हम इसी की एंट्री करेंगे कि चेक और मनी ऑर्डर ये प्राप्त हो गए। तो ये हम GA 51 में संधारित जो रजिस्टर GA 51 के तहत जो रजिस्टर बनाते हैं उसमें इसकी एंट्री करेंगे।
इसके पश्चात रोकड़ पुस्तिका में एंट्री की जाकर हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा लघु हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद में क्या किया जाएगा कि रोकड़ पुस्तिका में एंट्री की जाएगी। जब हमारे को चेक की राशि मिल जाएगी तो रोकड़ पुस्तिका में उसकी एंट्री की जाएगी और हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा लघु हस्ताक्षर किए जाएंगे, उसको प्रमाणित कर दिया जाएगा एक प्रकार से। चेक तथा बैंक ड्राफ्ट इत्यादि की प्रविष्टि बैंक से भुगतान प्राप्त होने के बाद ही रोकड़ पुस्तिका में एंट्री की जाएगी। ये जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि चेक तथा बैंक ड्राफ्ट यदि कोई भी गैर सरकारी राशि के लिए चेक तथा बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होता है तो उसका लेखा सबसे पहले GA51 में किया जाएगा और बाद में क्या होगा कि चेक तथा बैंक ड्राफ्ट इत्यादि की प्रविष्टि कब की जाएगी रोकड़ बही के अंदर, जब बैंक से भुगतान हमारे को मिल जाएगा। जब बैंक से हमारे को भुगतान मिल जाएगा तो उसके बाद में हम रोकड़ पुस्तिका में भी एंट्री कर देंगे कि हाँ रोकड़ पुस्तिका। रोकड़ का मतलब क्या है, देखो नाम में ही काम छुपा है। रोकड़ का मतलब होता है रोकड़ यानी कि नकद। तो वो पुस्तिका जिसके अंदर हम नकद की एंट्री करते हैं तो उसको बोलते हैं रोकड़ पुस्तिका। और रोकड़ पुस्तिका में क्या होता है कि जैसे हमारे को चेक मिला 50,000 का तो हम क्या करेंगे, उस चेक को बैंक में जमा कराएंगे और कुछ दिनों के बाद में फिर उस चेक का पैसा हमारे अकाउंट में आएगा। जब हमारे अकाउंट में उस चेक का पैसा आएगा तो उसके बाद में हम एंट्री करेंगे रोकड़ पुस्तिका में, ठीक है। लेकिन चेक जैसे हमारे को मिलता है तो हम सबसे पहले चेक की एंट्री करेंगे GA51 में और उसके बाद में मान लो 10 दिन बाद में चेक का पैसा आता है तो चेक के पैसों की जो एंट्री होगी वो रोकड़ पुस्तिका में बाद में की जाएगी। इस चीज़ का विषय तो ध्यान रखना। वैसे मैंने आपको ये डायग्रामेटिक रूप से भी समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको गैर सरकारी राशि चेक, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट से प्राप्त होती है तो आप इसका लेखा करोगे GA51 में। आप ये लेखा करोगे कि हाँ हमारे को 50,000 का चेक मिल गया, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, चेक को बैंक में जमा कराओगे और बैंक में फिर आपके खाते में पैसा आएगा उस चेक का, तो बैंक से भुगतान प्राप्त होगा आपको। फिर बाद में आप क्या करोगे, अंत में और रोकड़ जो पुस्तिका होती है उसमें आप एंट्री करोगे कि हाँ हमारे को चेक का पैसा भी मिल गया। उम्मीद है और मुझे आशा है कि मेरे सभी भाई बहनों को ये चीज़ समझ में आई होगी। पाँचवें पॉइंट की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि कोषागार से राशि आहरित करने हेतु PD अकाउंट परिचालित करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चेक कोषागार में प्रस्तुत करना होगा। यदि हम देखो हमने PD अकाउंट कहाँ खोला, कोषागार के अंदर, और PD अकाउंट हमने क्यों खोला, गैर सरकारी राशि का लेन देन करने के लिए। अब जो PD अकाउंट होता है उसको जो भी अधिकारी होता है जो उसको चलाता है, जो परिचालित करता है, ऑपरेट करता है PD अकाउंट को, तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित चेक हम क्या करेंगे, कोषागार में लगाएंगे और उसके बाद में हमारे को कोषागार से राशि मिलेगी, गैर सरकारी राशि। पॉइंट नंबर 6 की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि किसी निधि के नियमन हेतु बनाए गए नियमों के अनुसार ही उस निधि में से भुगतान किया जाएगा। कोई भी निधि का मतलब होता है फंड्स, यानी कि पैसों के जो ग्रुप, एक तरह से आप पैसों मान लो कि उसके अंदर बहुत हमने फंड बना दिया, मतलब पैसों का जिसके अंदर काफ़ी सारा पैसा जमा है तो उसको बोलते हैं फंड। ये तो आप समझते हो इस चीज़ को। तो किसी भी जो फंड होता है, फंड को हिंदी में बोलते हैं निधि, यानी किसी निधि के नियमन हेतु, कोई भी निधि है उसके जो रेगुलेशन हेतु, उसके नियमन हेतु जो भी नियम बनाए गए हैं तो उसी नियमों के अनुसार उस निधि में से भुगतान किया जाएगा। ये इतना सा पॉइंट बता रखा है पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 7 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि लेखों को परिचालित करने वाला हेड ऑफ ऑफिस लघु हस्ताक्षर के खर्चों के लिए निधि की प्राप्तियों का सीधे उपयोग कर सकता है। यानी कि जो भी लेखे होते हैं कई प्रकार के, तो उनको जो परिचालित करता है, उन लेखों को जो बनाता है, तो लेखों को परिचालित करने वाला जो हेड ऑफ ऑफिस होता है, यानी कि जो कार्यालयाध्यक्ष होता है, वो क्या करेगा कि लघु प्रकार के जो खर्चे होते हैं उनके लिए निधि की प्राप्तियों का सीधे उपयोग कर सकता है। यानी कि जो निधि में फंड्स के अंदर जो रिसिप्ट प्राप्त हुई, हमारे को जो पैसा प्राप्त हुआ है फंड के अंदर, तो लघु प्रकार के जो खर्चे होते हैं, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो उनके लिए वो क्या करेगा कि वो सीधे उपयोग कर सकता है, उनसे पैसा निकाल सकता है लघु प्रकार के खर्चों के लिए। बाकी अगर बड़े प्रकार के खर्चे करने हैं तो फिर बाद में वो PD अकाउंट में चेक लगाना पड़ेगा और फिर कोषागार से हमारे को पैसा मिलेगा। यदि कभी प्राप्तियां कम पड़ जाए तो हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा चेक से इंप्रेस्ड के रूप में राशि प्राप्त की जा सकेगी। ये भी एक सुविधा दे रखी है। मान लो लघु प्रकार के खर्चे, कार्यालयाध्यक्ष को मान लो 5,000 रुपये का खर्चा करना है और उनको जो राशि मिली निधि से तो वो मिली मान लो 4,900, तो 100 रुपया कम पड़ गया। तो ये अपना यही बता रखा कि यदि कभी प्राप्तियां कम पड़ जाए तो 100 रुपया कम पड़ गया, तो अब हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालयाध्यक्ष क्या करेगा कि चेक से इंप्रेस्ड के रूप में राशि प्राप्त कर सकता है। उसको ये सुविधा भी इन नियमों के अंदर दी गई है।
नियम संख्या पॉइंट संख्या 8 की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि निधि को परिचालित करने वाला जो अधिकारी होता है निधि के लेन देनों के लेखांकन हेतु स्वयं जिम्मेदार रहेगा। अब साथियों आप सोच रहे हैं कि ये निधि आखिर में बीच में कहाँ से आ गई। निधि का मतलब यही है कि गैर सरकारी जो राशि होती है जो वो जहाँ जमा होगी उसको हम फंड बोलते हैं, फंड्स। निधि को बोलते हैं इंग्लिश में फंड्स। तो फंड्स का मतलब होता है पैसा, ठीक है। तो गैर सरकारी राशि की जो एक तरह से जो निधि होगी, जो फंड रहेगा, उसको जो परिचालित करने वाला जो अधिकारी, इसको ऑपरेट करने वाला जो ऑफिसर होता है वो क्या करेगा, निधि के जो लेन देन होते हैं उनके लेखांकन हेतु स्वयं जिम्मेदार रहेगा, स्वयं उत्तरदायी रहेगा लेखांकन हेतु। पॉइंट नंबर 9 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि इन निधियों के लेखों की जांच, यानी कि जो हमने गैर सरकारी राशि जमा कराई है उनका जो फंड्स होता है तो उनकी जो निधि बनेगी तो निधियों के क्या किया जाएगा, लेखा किया जाएगा। और वो जिस भी अधिकारी द्वारा लेखा किया जाएगा वो उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। अब बाद में क्या किया जाएगा कि इन निधियों के जो लेखे होते हैं उनकी जांच निम्न द्वारा की जाएगी। किस किस के द्वारा की जाएगी वो हम पढ़ लेते हैं। एजी का मतलब होता है अकाउंटेंट जनरल, यानी कि महालेखाकार राजस्थान, या फिर LFAD। LFAD का मतलब होता है लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट, यानी कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग। ये मैंने आपको बता दिया कि AG और LFAD इन दोनों के द्वारा क्या किया जाएगा, निधियों के लेखों की जांच इनके द्वारा की जाएगी। उम्मीद है मेरे सभी भाई बहनों को यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा। अब साथियों जैसा कि आपको पता है जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन बरकरार रहता है तो हम उसको करते हैं दूर, कन्फ्यूजन दूर करो। अब कन्फ्यूजन क्या है कि देखो प्राप्तियाँ दो प्रकार की होती है, सरकारी प्राप्ति और गैर सरकारी प्राप्ति। तो मैंने यहाँ पर लिखा, ये मेरे खुद के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है कि आप सभी भाई बहनों को सुविधा मिले, आप कन्फ्यूज ना रहे एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि मतलब कहाँ जाके कन्फ्यूजन रह सकता है स्टूडेंट्स के मन में। तो मैंने ये खुद के अलग से आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बनाया है। इसमें आपको पता लग जाएगा कि ये डिफरेंस, इसमें क्या चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए प्राप्तियों के लिए रोकड़ पुस्तिका में लेखा, रोकड़ पुस्तिका में जो प्राप्तियाँ आएगी, जो रिसिप्ट आएगा, जो पैसा आएगा, उसका लेखा किस प्रकार किया जाएगा। देखिए यदि सरकारी प्राप्ति यानी कि सरकारी पैसा आता है तो उसका लेखा किया जाएगा GA 48 में, और यदि गैर सरकारी पैसा हमारे को मिलता है तो उसका लेखा किया जाएगा GA 50 में। तो ये चीज़ आप समझ लो, यहाँ पर गैर सरकारी राशि है और यहाँ पर सरकारी राशि है, तो दोनों की एंट्री अलग अलग GA में की जाएगी। GA का मतलब होता है गवर्नमेंट अकाउंट। तो ये कन्फ्यूजन आप बिल्कुल यहीं से हटा लेना, क्योंकि वहाँ पर हमने जो पहले पढ़ा था कई जगह 48 आ रहा था, कई जगह 50 आ रहा था, ये थोड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है, तो आप इस चीज़ को हटा लेना। और GA 51 भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जैसे हमने बार बार पढ़ा। तो GA 51 में तो साथियों हम क्या करेंगे, चेक, बैंक ड्राफ्ट तथा जो मनी ऑर्डर होते हैं तो उनका लेखा किया जाता है कि हमारे को चेक मिल गया, बैंक ड्राफ्ट मिल गया, मनी ऑर्डर मिल गया, केवल इतना लेखा किया जाएगा। लेकिन उनका पैसा कब मिला, यानी कि अगर चेक सरकारी राशि का है तो उसका पैसा मिल गया तो उसकी एंट्री की जाएगी GA 48 में, रोकड़ पुस्तिका संदर्भित की जाती है उसमें की जाएगी। और यदि पैसा गैर सरकारी राशि का है जो चेक से मिल गया तो उसका जो एंट्री है फिर बाद में GA 50 में की जाएगी। GA 50 में जो रोकड़ पुस्तिका संदर्भित की जाइए उसमें हम गैर सरकारी प्राप्तियों का लेखा करते हैं। उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 51 की। इसमें बता रखा, इसका नाम है नकद शेष का सत्यापन। यानी कि जैसे मान लो आपके पिताजी ने आपको 100 रुपया दिया और आप मेले में चले गए और आपने खर्च कर दिया 90 रुपया, अब बचा कितना 10। तो आपके पिताजी पूछेंगे बेटा मैंने आपको कितने पैसे दिए, वो बोलेगा बोले पता नहीं। बोले कैसे पता नहीं, मैंने तो आपको 100 रुपये दिए थे और 100 रुपये में से बताओ कितना खर्चा किया। तो वो बताएगा नहीं, तो उसकी जेब में फिर चेक किया जाएगा तो 10 रुपये मिलेंगे। तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ मतलब अपने बेटे ने, अपने बच्चे ने 90 रुपया खर्च कर दिया, तो वो वेरीफाई कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो सरकारी राशि और गैर सरकारी राशि होता है उसका भी नकद शेष का सत्यापन किया जाता है कि हाँ वास्तव में अपने पास कितनी राशि पड़ी है, कितनी खर्च हो गई है, वो सारी बोल वचन ये हम नियम संख्या 51 में पढ़ने वाले हैं। और नियम संख्या 51 को भी 2 सब क्लॉज में बांटा गया है, मोटे मोटे 51 सब क्लॉज 1 और 51 सब क्लॉज 2। लेकिन हम पहले बात करेंगे 51 सब क्लॉज 1 की। इसको भी 2 छोटे छोटे सब क्लॉज में बांट दिया, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2। पहले हम सब क्लॉज 1 की बात कर लेते हैं। इसमें बता रखा कि प्रत्येक माह के अंत में हेड ऑफ ऑफिस का मतलब होता है कार्यालयाध्यक्ष, यानी कि प्रत्येक माह के अंत में हेड ऑफ ऑफिस रोकड़ पुस्तिका में नकद शेष का सत्यापन करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रत्येक माह के अंत में, अंत की बात कर रहा हूँ मैं, प्रत्येक माह के अंत में हेड ऑफ ऑफिस रोकड़ पुस्तिका में नकद शेष का सत्यापन करेगा। फिर है सत्यापन का प्रमाण पत्र अंकित कर दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा। अब जो हेड ऑफ ऑफिस होता है, जो कार्यालयाध्यक्ष होता है, वो रोकड़ पुस्तिका में मान लो उसको 5,000 रुपये मिला कि हाँ 5,000 रुपया जमा है अभी वर्तमान में, तो उसको एक अलग से सर्टिफिकेट तैयार करेगा, फटाफट उसमें दिनांक लिख के अपने साइन कर देगा और वेरीफाई कर देगा कि हाँ जी इस महीने के अंत में इतना पैसा रोकड़ पुस्तिका में जमा है।
दूसरे सब क्लोज की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि माह में एक बार, मैंने क्या बोला, माह में एक बार, और यहाँ पर है माह के अंत में, अभी समझेंगे। माह में एक बार हेड ऑफ ऑफिस रोकड़ पुस्तिका की आकस्मिक जांच करेगा। सत्यापन का वही बात है, फिर बाद में सत्यापन कर देगा कि हाँ मैंने आकस्मिक जांच किया इस तारीख को और इस रोकड़ पुस्तिका में इतना पैसा पाया गया, तो ऐसा टाइप करके नीचे लघु हस्ताक्षर करके दिनांक लिख के और साइन कर देंगे। तो देखो प्रत्येक माह के अंत में, एक तो सभी साल के अंदर 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने के अंत में यानी कि साल में 12 बार और हेड ऑफ ऑफिस होता है जो रोकड़ पुस्तिका में नकद शेष का सत्यापन करेगा। और बाद में क्या करेगा कि माह में एक बार यानी कि महीने के अंत में तो हर बार करेगा, लेकिन जैसे मान लो अभी जून का महीना चल रहा है तो जून के महीने के अंत में यानी 23 जून को तो वो रोकड़ पुस्तिका की जांच करेगा, लेकिन 1 जून से लेकर 30 जून तक महीने के बीच में कभी भी, मैंने क्या बोला, कभी भी, कितनी बार, एक बार, माह में एक बार जो हेड ऑफ ऑफिस होता है वो क्या करेगा, रोकड़ पुस्तिका की आकस्मिक जांच भी करेगा, यानी कि अचानक से वो जांच करेंगे और देखेंगे फटाफट के वास्तव में अपने कार्यालय के अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर दे रखा आकस्मिक जांच और यहाँ पर ये आकस्मिक जांच नहीं है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 51 सब क्लॉज 2 की। इसमें बता रखा कि विभाग में कार्यरत जो भी लेखा अधिकारी होते हैं तथा निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान के अधिकारियों द्वारा नकद शेष का सत्यापन किस प्रकार किया जाएगा, इसकी हम प्रोसेस नियम संख्या 51 सब क्लॉज 2 में पढ़ेंगे। तो इसमें बता रखा कि इनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि जो लेखा अधिकारी होते हैं, जो विभाग के अंदर कार्यरत जो भी लेखा अधिकारी होते हैं, जो अकाउंट ऑफिसर होते हैं तथा जो निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि वो किसी भी कार्यालय के अंदर, सरकारी विभागों के अंदर जाएंगे अचानक से और वो चेक करेंगे कि वास्तव में जो पैसा है, जो रोकड़ है, उसकी क्या स्थिति चल रही है। तो वो क्या सुनिश्चित करेंगे, मतलब क्या होना चाहिए रोकड़ के मामले में, क्या मतलब उचित होना चाहिए, वो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें बता रखा कि कार्यालय में अधिक नकद शेष नहीं रहना चाहिए, यानी कि जो लेखा अधिकारी हैं और जो निदेशक निरीक्षण विभाग के जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, वो ये बताएंगे आपको, यानी कि कार्यालय में अधिक नकद शेष नहीं रहना चाहिए। वो आपसे ऐसी अपेक्षा करके चलेंगे और वो चेक करेंगे। यदि ज़्यादा, अगर कार्यालय के अंदर ज़्यादा नकद शेष है तो आप बोलेंगे कि इतना पैसा आप मत रखो, आप इसको ट्रेजरी के अंदर जमा करा दो। दूसरी चीज़ है, जब तुरंत भुगतान करने की आवश्यकता हो तभी कोषागार से राशि आहरित की जाए, यानी कि जब आपको जरूरत पड़े, किसी को भुगतान करना जरूरी हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्रेजरी से राशि पैसा निकालना चाहिए। कब? जब तुरंत भुगतान करने की आवश्यकता जब आपको महसूस हो। प्राप्त की गई किसी भी राजकीय राशि को अविलंब कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिए। तो ऐसी अपेक्षा आपसे करते हैं लेखाधिकारी और निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान के अधिकारी। तो ये क्या करेंगे, इस चीज़ का सत्यापन करेंगे और लिख के देंगे कि हाँ, इस कार्यालय में इन चीज़ों की पालना की जा रही है, कि इस कार्यालय में ज़्यादा नकद शेष नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो इस कार्यालय में तुरंत भुगतान की ज़रूरत पड़ती है तो भुगतान राशि आहरित की जाती है ट्रेजरी से। और इस कार्यालय द्वारा प्राप्त की गई किसी भी राजकीय राशि को अविलंब कोषागार में भी जमा करा दिया जाता है। तो इस चीज़ को ये वेरीफाई करके सरकार को आगे रिपोर्ट देते हैं और उस हिसाब से उस कार्यालय के ऊपर सरकार अपना जो नियम वगैरह जो होता है, यानी कि एक तरह से टिप्पणी करती है कि हाँ, ये कार्यालय ठीक काम कर रहा है, ये कार्यालय ठीक से काम नहीं कर रहा। तो उम्मीद है ये नियम संख्या 51 सब क्लॉज 2 आपके समझ में आया होगा। तो अभी हम नियम 51 सब क्लॉज 2 की हम लगातार बात कर रहे हैं। इसमें अलग से और भी चीज़ें दे रखी है, जैसे HOD का मतलब होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि विभाग अध्यक्ष, और हेड ऑफ ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय अध्यक्ष। ठीक है, तो HOD या फिर हेड ऑफ ऑफिस के जो नकद शेष होते हैं उनकी आकस्मिक जांच का अधिकार निम्न को दिया गया है। इसकी भी हम बात कर लेते हैं। आकस्मिक जांच कौन कौन करेगा? पहले पॉइंट में दे रखा कि विभाग में पदस्थापित या तो FA मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर, दूसरा होता है चीफ अकाउंट ऑफिसर, तीसरा होता है सीनियर AO और AO। यानी कि FA मतलब तो फाइनेंशियल एडवाइजर यानी कि वित्तीय सलाहकार, चीफ अकाउंट ऑफिसर यानी कि मुख्य लेखा अधिकारी, सीनियर AO यानी कि वरिष्ठ लेखा अधिकारी, AO का मतलब होता है लेखा अधिकारी, AO का मतलब होता है सहायक लेखा अधिकारी। तो ये क्या करेंगे, प्रत्येक तिमाही में जांच करते हैं, प्रत्येक 3 महीने के अंदर जांच करेंगे ये वाले। और दूसरी चीज़ है निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान के जो निदेशक हैं और जो उप निदेशक हैं और वहाँ के जो AO हैं जो कि प्रभारी होते हैं आंतरिक जांच दल के, उनके द्वारा आकस्मिक जांच की जाएगी। इनको अधिकार दिया गया है किसका? हेड HOD और हेड ऑफ ऑफिस के जो नकद शेष होते हैं उनकी ये जांच कर सकते हैं। जैसे आप PhD के अंदर आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो आपका जो हेड ऑफ ऑफिस है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसकी आप जांच कर सकते हैं। और लेकिन आपका पद होना चाहिए AO, सीनियर AO, चीफ अकाउंट ऑफिसर और FA।
तो इनके द्वारा अगर आप इस पद पर हैं तो आप इन अपने विभाग की प्रत्येक तिमाही में आप जांच कर सकते हैं। इसके अलावा जो निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान है, उनके जो निदेशक, उपनिदेशक और जो डबल हैं वो भी इस प्रकार की जांच कर सकते हैं, उनको इस चीज़ का अधिकार दिया गया है। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा, जिनकी हमने बात कर ली, ठीक है, ये वाले अधिकारी और ये वाले अधिकारी, उपरोक्त अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में, मैंने क्या बोला, प्रत्येक वर्ष के अंत में निम्न बिंदुओं पर भी आकस्मिक जांच, मैंने क्या बोला, आकस्मिक जांच की जाएगी। यानी कि इन अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में आकस्मिक जांच भी की जाएगी। वो आप स्क्रीन पर देख लो, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना कि कौन कौन से बिंदुओं की आकस्मिक जाँच करेंगे प्रत्येक वर्ष के अंत में। तो गाइज, इस प्रकार किए गए आकस्मिक जांच के परिणाम को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह के भीतर एफडी यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना चाहिए, ताकि एफडी यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उचित रणनीति तैयार कर सके। जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आकस्मिक जांच करेंगे वर्ष के अंत में, तो जो भी आकस्मिक जांच का परिणाम आएगा तो वर्ष के अंत में की गई थी, वो वर्ष के अंत में। अब वो वर्ष हो गया अंत, उसका हो गया अंत, अब नया वर्ष चलेगा, ठीक है। तो अब जो नया वित्तीय वर्ष आएगा तो उसका जो वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, ठीक है। तो अप्रैल महीने का जो प्रथम सप्ताह होता है, तो प्रथम सप्ताह के भीतर यानी कि 7 अप्रैल से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट को आकस्मिक जांच के परिणाम भेज देना चाहिए कि हाँ जी, हमने आकस्मिक जांच की थी फलाने कार्यालय की और उसमें यही गड़बड़ियाँ पाई गई है, तो उसकी रिपोर्ट हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे देंगे। और उसके बाद में फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके लिए क्या कार्रवाई करेगा, उसके लिए वो क्या करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे। नियम संख्या 52 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि जो पैसा होता है, जो राशि होती है, चाहे वो सरकारी राशि हो चाहे गैर सरकारी राशि हो, तो उसकी सुरक्षा किस प्रकार की जाएगी, उसका लेन देन किस प्रकार किया जाएगा, कौन कौन को किस किस को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलो पढ़ते हैं। हेड ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यालयाध्यक्ष या फिर डीडीओ यानी कि ड्राइविंग डिसबर्सिंग ऑफिसर यानी कि आहरण और वितरण अधिकारी। तो कार्यालयाध्यक्ष या फिर आहरण और वितरण अधिकारी क्या करेगा, राशि को जमा कराने तथा उपयोग हेतु राशि को आहरित करते समय सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। जब राशि को कोषागार में जमा कराने के लिए ले जाया जाएगा तो भी उनके पास सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि उनके पास गनमैन होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया सुरक्षा की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए जब राशि को जमा कराने जा रहे हैं कोषागार के अंदर। और जब यदि इनको जरूरत पड़े कि हाँ कोषागार से राशि निकालनी चाहिए, तो राशि लेने जा रहे हैं, तब भी इनके पास कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि जो 4th क्लास एम्प्लॉय होता है, उनको बैंक से राशि निकालने तथा जमा कराने हेतु अधिकृत नहीं किया जाएगा। ये चीज़ को आप ध्यान रखना, जो 4th क्लास एम्प्लॉय होते हैं उनको बैंक से राशि लेने और राशि जमा कराने के लिए उनको अनुमति नहीं रहेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। कौन से कर्मचारी, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। नोट लगा के दीर्घांत में इंपॉर्टेंट है, नियम संख्या 52 में ही है। केवल विश्वास पात्र स्थायी कर्मचारी को ही इस काम हेतु अधिकृत किया जाएगा। यानी कि कर्मचारी कैसा होना चाहिए, स्थायी कर्मचारी, तो स्थायी होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, विश्वास पात्र। तो विश्वास पात्र भी होना चाहिए और स्थायी भी होना चाहिए वो कर्मचारी, तो उसको बैंक से राशि निकालने और बैंक में राशि जमा कराने हेतु उसको अनुमति दे सकते हैं, उसको ऐसे कर्मचारियों को अनुमति देनी चाहिए। तो ये नियम संख्या 52 तक हमने पढ़ लिया। अब नियम संख्या 53 से लेकर 60 तक जो भी नियम है उसको हम निपटाएंगे अगली क्लास में। और ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसी प्रकार के वीडियो और जूनियर अकाउंटेंट संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।